नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार सिविल कोर्ट प्यून परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बगल में दिख रही रुक्मिणी प्रकाशन की जो बुक है उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 17 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को सोल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मैथ के सेक्शन को बिहार सिविल कोर्ट प्यून परीक्षा में 35 अंकों का पूछा गया है। यह आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, इस पर आप जरूर गौर कीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में जो 51 नंबर पर रुक्मिणी प्रकाशन की बुक में जो दिया हुआ है उससे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो आइए हम लोग इसका 51 नंबर यानी कि 51 नंबर पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,028 रुपया और 6 वर्षों में 12,042 रुपया हो जाती है जब ब्याज वार्षिक संयोजित है राशि है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। यानी कि कोई राशि है, कोई धन है, पी है, जो कितना समय लेती है, 3 ईयर का समय लेती है, तो वह कितना हो जाती है, 8,028 रुपया हो जाती है। और वही धन 6 वर्षों में कितना में 6 वर्षों में कितना हो जाता है, 12,042 रुपया हो जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि यह पी कितना है, यह पी बराबर व्हाट। इसके लिए अब इसका अगर यह हो जाती है ना, इसका मतलब यह अमाउंट है, यह पहला अमाउंट है और यह दूसरा अमाउंट है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, पी बराबर पहला मिश्रधन का स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रधन होता है। अर्थात पी बराबर कितना हो जाएगा, 8,028 गुना 8,028 बटा 12,042 हो जाएगा। एक चीज अगर इसमें ध्यान से देखिएगा तो इसका यह 1.5 गुना है, अर्थात यह कितना बार में कट रहा है, 1.5 में कट जाएगा। उसके बाद देखिए, इस दशमलव को हटाएंगे तो उसके बदले में एक 0 इस पर डाल दीजिए और उसके बाद में इसको 15 से भाग दे दीजिए। तो 15 से जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 से भाग देंगे तो 15 × 5 = 75। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बच गया हमारे पास कितना, 3 और यहाँ बच गया 2, 32 हो जाएगा। इसका मतलब 15 दूना कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, सॉरी 15 दूना 30 नहीं होगा, 15 × 3 = 52 बन रहा है, 15 × 3 = 45 होगा, सॉरी 15 × 3 = 45। तो हमारे पास बच गया कितना, 5 और 2 7 बन गया 78। 15 × 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 75। तो बच गया हमारे पास 30। तो 15 दूना हो जाएगा 30। अर्थात हमारे पास जो पी का मान आएगा वह कितना आ रहा है, 5,352 रुपया। अर्थात वह राशि कितनी है, 5,352 रुपया। अर्थात जिस ऑप्शन में 5,352 रुपया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि 2 गुने 3 भाग 2 का 3 गुने 2 भाग फिर कोष्ट 4 + 4 गुना 4 भाग 4 का 4 - 4 भाग 4 गुना 4 का मान है। यानी कि यह सिंप्लीफिकेशन का यह क्वेश्चन है और इसको सोल्व करना है। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले का की क्रिया होती है, तो यहाँ पर कर देंगे गुना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी भाग की क्रिया करेंगे यहाँ पर, तो जैसे का तैसे लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा गुना और उसके बाद में 3, उसके बाद भाग रहने देंगे फिलहाल। उसके बाद पहले इसका का की क्रिया कर देंगे, इसीलिए रहने दिए। ये हो जाएगा 6। उसके बाद में कितना है, गुना 2। उसके बाद इस भाग को जो कहते हैं वो रहने देंगे। उसके बाद में इसकी क्रिया करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का 4 ही हो जाएगा। उसके बाद में प्लस देंगे। उसके बाद में कितना हो जाएगा, 4 गुना 4। उसके बाद भाग है तो भाग रहने देंगे। फिर उसके बाद का की क्रिया करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। कितना हो जाएगा, 16। उसके बाद कर देंगे माइनस। उसके बाद हो जाएगा 4। उसके बाद में हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो गया। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग देंगे और उसके बाद में यहाँ पर 4 गुना 4 को रख देंगे। फिर सब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भाग की क्रिया करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 और भाग में हो जाएगा कितना, 6 बन जाएगा। और उसके बाद में गुना हो जाएगा 2। उसके बाद भाग को रहने दीजिए यहीं पे। अब अंदर वाली क्रिया का हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस, उसके बाद में हो जाएगा 4, उसके बाद में गुना है, उसके बाद 4 और ये भाग है तो ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद माइनस हो जाएगा,
फिर 4 है और उसके बाद भाग है, तो फिर इसको नीचे लाइए और उसके बाद में 4 से गुना कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, इससे यह कितना बार में कट रहा है, 2 बार में कट रहा है। इस 2 से एक बारी में यह कट गया, तो बचा क्या हमारे पास 2, भाग का चिन्ह है, भाग रहने देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखिए ऊपर है 4 चौका 16, नीचे भी है 4 चौका 16, यह कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, बच गया हमारे पास 1, तो हो जाएगा 4 प्लस में 1 और माइनस, उसके बाद में देखिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 4, यानी कि 4 बच रहा है। तो इससे तो यह भी तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 2 भाग 1, तो 2 में 1 से भाग देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, अर्थात 2 इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 2 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है, ए, बी और सी की ऊपर लिखेंगे जो टाइम और नीचे एफिशिएंसी जिसको दक्षता कहा है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2:5:3 के अनुपात में दिया हुआ है। और क्वेश्चन में कहा है कि ए, बी, सी तीनों जब मिल जाते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होता है, 27 दिनों में। तो तीनों की एफिशिएंसी इसके सामने लाइए, 5 2 7 7 3 10, कितना हो जाएगा 10। और देखिए टाइम और एफिशिएंसी के गुणनफल को ही काम कहते हैं या हिस्सा कहते हैं या वर्क कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी और सी को मिलाने की बात कहा है, बी और सी दोनों मिलकर, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8। अब पता नहीं कितना दिन यह काम करेंगे और इन दोनों के गुणनफल अर्थात 270 लिखा हो तो लिखिए, या 27 गुना 10 लिख देंगे और गुना कर देंगे किससे, 4/9 से, क्योंकि उतना ही काम हमको करवाना है। ये तो टोटल काम है, लेकिन इससे जब हिस्सा गुना कर दिए तो काम कम हो गया हमारा। अब ध्यान से देखिएगा, इससे काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। उसके बाद में इस 8 को काटने के लिए 4 और इसमें से 2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 5, अर्थात x बराबर 5 15। कितने दिनों में यह काम को पूरा कर लेगा, 15 दिनों में। अर्थात जिस ऑप्शन में 15 दिन दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस cos थीटा किसके बराबर होगा। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, यह 2 तरीका से बन जाएगा। आप चाहिएगा जितना तरीका से भी इसको बनाने का यह बन जाएगा। देखिए पहले हमको दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो आप भी जानते हैं कि यह किसका मान होता है, यह p/h का मान होता है, सॉरी p/b का मान होता है, p/b का मान होता है। तो h का मान ट्रिपलेट के माध्यम से कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। अब देखिए sin थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, या डायरेक्ट उसमें मान को रखिए तो 4 गुना sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है p/h। तो p का मान हमारे पास कितना है 3 और h का मान कितना है 5, रख देंगे। उसके बाद माइनस करेंगे, cos थीटा का मान कितना होता है b/h होता है, तो b का मान कितना है 4 और बट्टा में कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। फिर लिखेंगे बट्टा, फिर लिखेंगे 4 गुने 3/5 और प्लस कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे हम लोग सोल्व कर लेंगे। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यह बन जाएगा 3 चौका 12 और देखिए 12 में से 4 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/5 हो जाएगा, डायरेक्ट रख रहे हैं मान। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, फिर मेन बट्टा को लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 12 और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 बट्टा में हो जाएगा 5। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों का जो ये हर है वह समान है, इसलिए ऊपर वाले मान को डायरेक्ट हम लोग जोड़ रहे हैं। अब देखिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा, या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 8/5 गुना 5/16 ऐसे बन जाएगा। तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा और इससे यह कैंसिल होकर यहाँ पर हो जाएगा 2, अर्थात कितना हो जाएगा ऊपर बट्टा में 1 बचा हुआ है तो 1/2 हो जाएगा और जिस ऑप्शन में 1/2 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यह पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका भी इसमें हम लोग को यह दिख रहा है कि हम लोग चाहते इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं ऐसे 4 sin थीटा माइनस
कॉस बटा 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यही ना हमारा क्वेश्चन है। हम एक बार क्वेश्चन को इसलिए लिख दे, आप देखिए क्या करेंगे कि साइन कॉस से भाग देंगे। जब कॉस से भाग देंगे इसमें तो 4 यहाँ क्या बन जाएगा, tan थीटा। क्या बन जाएगा, tan थीटा। और यह कॉस से कॉस कैंसिल होकर हो जाएगा 1। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 4, उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पर हमारा tan थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा 1, क्योंकि फिर यहाँ पर भी कॉस से भाग देंगे कॉस में तो 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, tan थीटा का मान डायरेक्ट दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, 4 गुना 3/4 और माइनस में 1 बट्टा 4 गुना 3/4 प्लस में 1 हो जाएगा। तो देखिए 4 से 4 यहाँ कैंसिल, 4 से 4 यहाँ कैंसिल, 3 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, अर्थात जिस ऑप्शन में 1/2 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। आपकी इच्छा, जैसे आपकी समझ है वैसे इसको बना सकते हैं। जिस ऑप्शन में 1/2 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि किसी वस्तु को 15% और 10% के क्रमिक छूट के बाद 642.60 रुपया में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे सोल्व करेंगे इसको, इसमें करेंगे क्या कि हम मान लेंगे कि वस्तु का अंकित मूल्य जो है 100 रुपया है, 100 रुपया मान लिए, और इस पर कितना परसेंट छूट दिया जाता है 15%। तो 15% छूट दिए तो उसके बाद बचा कितना 85%, तो 85/100 लिख देंगे। और फिर एक छूट और दिया जाता है 10% का, तो बचा कितना 90/100 लिख देंगे। उसके बाद ये छूट देने के बाद वस्तु का दाम कितना रह जाता है 642, कितना 642.0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना रुपया हो जाता है। तो x का मान हम लोग को ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने से पहले ध्यान से देखिएगा, इसको आप चाहिए तो यहाँ सब हटा दीजिए, बट्टा में 10 बना दीजिए। अगर एक और 0 रखते हैं तो 100, तो फिर से उससे कैंसिल हो जाता, तो क्या फायदा होगा उससे हमको। 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए और 5 से इसको काटिए, 17 5 85, और यह कितना कट जाएगा 20 बार में कट जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अच्छा उसके बाद 1 0 से 1 0 यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, इसको भी कैंसिल कर लीजिए, जितना कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद अब यहाँ बचा है 9 से और 17 से 2 से इसमें भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा तो यह कितना बार में कट जाएगा। जब आप इससे दोनों से भाग दीजिएगा ना तो इससे यह कट जाएगा 42 बार में। कितना बार में कटेगा 42 बार में कट जाएगा। तो x बराबर जानते हैं कितना हो जाएगा 42 गुना 20 हो जाएगा। तो हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 0 का 0, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। जिस ऑप्शन में 840 रुपया दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया, उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, व्यास यानी कि डी मतलब मान लीजिए कि पहले से हमारे पास 100 है, जब वृद्धि किया गया तो इसको नया डी जो हमारा प्राप्त हो जाएगा 140% अधिक किया गया, अर्थात 140 का 100 का 140 निकालिएगा तो 140 आएगा, और 100 पहले से है तो कितना हो जाएगा हमारे पास 240, बढ़ाने के बाद हो गया। अब बताइए कि इसका आर कितना हो जाएगा। आर हो जाएगा इसका 50, क्योंकि आधा होता है, और इसका जो आर होगा वह कितना हो जाएगा नए वाले का 100 कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, गोले का आयतन कितना होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 और πr³ होता है। तो हमको यहाँ पर इससे कोई हमको मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ इसी से मतलब रहेगा यहाँ पर। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों में से इस मान को हटा देंगे, कैंसिल कर दिए दोनों में से 10 को, तो अब हमारे लिए आसान हो गया। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³ होता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिर्फ इसका क्यू कर देंगे, आर का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, और 12 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 का क्यूब हो जाएगा 1728। कितना होता है 1728 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है 1728। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है कि कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा उसका आयतन। तो ध्यान से देखिएगा, इतना से इतना बढ़ के हो गया है, तो कितना का वृद्धि हुआ है इसमें से घटा लेंगे इस मान को। तो जब आप घटाइएगा यानी कि 1728 में से 125 को आप घटाइएगा
तो वृद्धि प्रतिशत जो है निकल जाएगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर घटाएंगे तो देखिए 8 में से 5 जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। उसके बाद यह कितना बच गया यहाँ पर 2, और यहाँ भी है 2, तो 2 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ कितना है 7, 7 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद 1 है तो 1 हो जाएगा। और कंपेयर किससे करेंगे, इससे करेंगे 125 से गुना कर देंगे कितना 100% कर देंगे। देखिए काटिए इसको, जब काटेंगे तो यह हो जाएगा 4 और यह कितना हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिहाई 12 का 12 हो जाएगा क्योंकि वहाँ आगे 0 है। और यह कितना हो जाएगा 6 चौका 24 का 4। उसके बाद में हमारे पास कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और भाग देना है 5 से, तो देखिए हम गुना कर देंगे, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, और एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अर्थात एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, हो गया हमारा मल्टीप्लाई। जिस ऑप्शन में 1282.4% दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 46393x8 संख्या 11 से विभाज्य है। तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 4 6 3 9 3 x और 8, और पूछ रहा है कि क्या यह संख्या जो है 11 से अगर विभाज्य है तो x का जो मान होगा वह क्या होगा। कुछ नहीं सोचना है, ध्यान से देखिएगा। कई तरीके हैं इसको बनाने का। पहला तरीका कि हम लोग जानते हैं विभाज्यता का नियम में कि कोई संख्या 11 से तब विभाज्य होती है जब उसके विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो पहला तरीका यह है, तो क्या करेंगे, विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों के योग को जोड़ लेंगे। तो जोड़िए 8 और 6 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18। उसके बाद में सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग निकालिए तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास 9 और 6 15, अब 15 x हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 15 प्लस x हो जाएगा। और इसको क्या करना है, माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो यह कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 11 का गुणज होना चाहिए। तो ये हमको दिख रहा है कि 11 का गुणज नहीं होगा, 0 होगा क्योंकि यह इसके नजदीक है। तो आप ही बताइए 18 माइनस 15 और माइनस x ऐसे करेंगे बराबर 0। जब इस 18 में से 15 घट जाएगा तो क्या बचेगा 3 माइनस में x बराबर 0। x का कौन ऐसा मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे कि यह घट जाएगा तो यह 0 बन जाए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3, तभी तो यह घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 3 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, पहला तरीका। अगर दूसरे तरीका की बात करें, अगर यह सब आपको याद नहीं है तो ध्यान से देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। 3x8 यह दूसरा जो तरीका है, देखिए इसमें से घटाते हैं इसको, तो जब आप इसमें से घटाइएगा तो क्या बचेगा x माइनस 8। इसमें से पहले वाले में से इस मान को घटाएं, जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा। उसके बाद में यानी यह प्लस में बच रहा है तो यहाँ प्लस आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगे तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिएगा उसके बाद यह हो गया, यह हो गया, उसके बाद ये इन दोनों पे आएंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, तो प्लस में 3 लिख देंगे। आगे नहीं घट रहा है तो इसके आगे क्या करेंगे 0 लिख देंगे, और इसमें से 0 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा। और सबों को क्या करेंगे अब जोड़ देंगे, जब सबों को जोड़ देंगे और 0 के बराबर कर देंगे तब जाइएगा जोड़ने, तो देखिए 8 और कितना हो जाएगा 4 में 12, तो 12 हो गया और हमारे पास कितना है प्लस में 9 है, तो यानी हमारे पास प्राप्त हो रहा है x और माइनस में 3 प्राप्त हो रहा है। 12 में से तो 9 घट जाएगा तो माइनस में 3 बच रहा है, प्लस में 0। तो इस तरीके से भी यहाँ पर इसका मान आप क्या रखिएगा 3 ही रखिएगा, तो यह इक्वेशन को क्या करेगा संतुष्ट कर देगा। अर्थात दोनों भी तरीके से आंसर जो हमारा आ रहा है 3 आ रहा है, अर्थात जिस ऑप्शन में 3 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है यह तालिका विभिन्न कॉलेजों में विभिन्न अनुशासनों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। यह स्ट्रीम दिया हुआ है यानी कि कला विज्ञान वाणिज्य, उसके बाद में यह कॉलेज दिया हुआ है ABCD और E 5 कॉलेज है, और उसमें किस कॉलेज में किस विषय से कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसके बारे में दिया हुआ है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है यह पूछ रहा है कि सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर कला अनुशासन क्या कर रहा है, सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर
कला अनुशासन में विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। यानी कि कला में, देखिए कला विषय से कॉलेज ए में 580, कॉलेज बी में 460, सी में 320, डी में 470 और ई में 370 पढ़ रहे हैं। तो इन सबों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जोड़ के और औसत निकालना है। तो कितने कॉलेज है, 1 2 3 4 5 कॉलेज है, तो 5 से भाग दे देंगे। तो इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 580 प्लस 460 प्लस 320 प्लस यहां से लिख देते हैं नीचे से 470 प्लस 370 और भाग करना पड़ेगा इसको कितना से, हम लोग को 5 से। जब हम सबको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा, सब जगह 0 है तो 0 का 0 ही रहने देंगे। उसके बाद देखिए 7 और 7 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16, 16, 16 और उसके बाद में यहाँ है 16 और यहाँ 6 कितना हो जाएगा, 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30। तो 30 का कितना हो जाएगा, 0। तो हासिल हमारे पास हो जाएगा 3, 3 हासिल और 3 6, 6 और 4 10, 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22। अर्थात कितना हो जाएगा, 2200 और भाग देना है कितना से, 5 से। अब भाग दे दीजिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 0। अर्थात इसका औसत जो निकल के आया कितना है, 440। अर्थात जिस ऑप्शन में 440 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है, यदि a प्लस बी बराबर 5 और a इंटू बी बराबर 3 है, कॉमा, तो a क्यू प्लस बी क्यू बराबर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। ध्यान से देखिएगा, हमको मान दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 5 और उसके बाद a इंटू बी बराबर 3 दिया हुआ है। क्या करेंगे, इसका घन कर देंगे। क्या करेंगे, a प्लस बी का इसका भी घन कर देंगे यानी क्यूब करेंगे और इसका भी दोनों साइड में क्यूब कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़िएगा तो आपको क्या फॉर्मूला प्राप्त होगा, ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और इसका मान कितना दिया हुआ है, हमको 5 दिया हुआ है। तो इसकी जगह पर 5 रख देंगे और 125 इधर कर देंगे। हमको मान चाहिए कि इसका, सिर्फ इसका ही मान चाहिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू एक साइड रख देंगे और देखिए 15 15 तो यहाँ 45 और 125 में से इधर आके यह घट जाएगा, हमारे पास 45। तो क्या बचेगा हमारे पास, 80। और जिस ऑप्शन में 80 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है, कहता है कि x प्लस 1/x बराबर 5। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर व्हाट। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसमें कुछ नहीं है। देखिए क्या करेंगे, ये दिए गए वैल्यू का क्यूब कर देंगे और माइनस, जब भी प्लस होगा तो यहाँ तो माइनस करेंगे, -3 और यह वाला वैल्यू एक बार और रख देंगे और घटा देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 125 माइनस में कितना हो जाएगा, 15, अर्थात 110 हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 110 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि 6 cm त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है और उसे 2 cm त्रिज्या के गोलों में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, जब भी बड़ा त्रिज्या दिया हुआ है और उस यानी करेंगे क्या, आयतन बराबर आयतन करेंगे, तो छोटे वाले को पहले लिख लीजिए। तो आप जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, और क्यू का मान हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 का पावर 3 हो जाएगा। और पता नहीं, इसमें गुना कर दीजिए, पता नहीं इसकी संख्या कितनी होगी, बराबर 4/3 पाई आर क्यू और इसके आर के मान के बराबर क्या लिख देंगे, 6 का पावर 3 कर देंगे। अब ध्यान से एक चीज देखिएगा, ये दोनों कॉमन होता है, नहीं भी लिखते तो हमारा काम चल जाता है, लेकिन समझाने के लिए लिखना पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और देखिए इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 गुना 6, गुना नहीं कर लेंगे। अब इसको लिखिए, तो इसके लिखिएगा तोड़ के, तो क्या लिखिएगा, 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि इधर गुना में तो इधर भाग हो जाएगा। देखिए हम इसलिए इसको तोड़ दिए कि इसको काटिएगा तो 3 बनेगा, फिर इसको काटिएगा तो यह 3 बन जाएगा और इसको भी काटिएगा तो यह 3 बन जाएगा।
अर्थात x बराबर यानी कि गोले की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 27, अर्थात जिस ऑप्शन में 27 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य 224 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो इसके लिए बहुत सुंदर एक फॉर्मेट तैयार है। देखिए होता क्या है, MP यानी कि मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस का अर्थ होता है अंकित मूल्य गुना 100 माइनस डिस्काउंट जो छूट दिया। अब परसेंटेज चाहे तो लगाइए या नहीं भी लगाइए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ परसेंटेज रहेगा। और होता है CP यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस गुना 100 प्लस में प्रॉफिट। जितना भी होता है ना, अब जैसे जैसे दिया है उस चीज को सजा दीजिए। तो हमारे पास अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 224 गुना 100 में से कितना छूट करना है 28% छूट करेंगे तो क्या बचेगा 72%, और परसेंटेज एक ही बार में खत्म कर दिए हैं, हो जाएगा CP और गुना यहाँ कितना हो जाएगा 112। अब ध्यान से देखिएगा 112 से ये कितना बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा, और जब इसको गुना कर देंगे तो CP यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 144, और जिस ऑप्शन में 144 रुपया दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कि A की आय B की तुलना में 60% कम है और A का व्यय B के व्यय के 60% बराबर है। यदि A की आय B के व्यय के 70% के बराबर है तो A और B की बचत का अनुपात क्या है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, A उसके बाद लिख देंगे B और यहां इसके आय के बारे में हम लोग लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो मान लीजिए कि B की जो आय है वह 100 रुपया है, तो 60% कम है, यानी कि इसका कितना है 40% ही है। उसके बाद व्यय के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। व्यय के बारे में बताया है कि A का व्यय B के व्यय के 60% के बराबर है, यानी कि B के व्यय के 60, यानी कि यह 100 रुपया खर्च करता है, यह 100 रुपया खर्च करता है तो यह 60 रुपया खर्च करता है। उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, कहता है कि यदि A की आय B के व्यय के 70% के बराबर है, यानी A की आय के बारे में बताया गया है। यहाँ चाहेंगे तो इसको काट भी सकते हैं, नहीं भी काटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, B के व्यय के 70% के बराबर है, यानी कि इसका 70% हो जाएगा, तो यानी कि 70 रुपया ही हो जाएगा। यह A का आय ही है, यह क्या है A का आय है। फिर से देखिएगा, तो अब जब अनुपात में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर यह कटेगा तो यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 5, यानी कि अनुपात 2 का मान 70 रुपया है। अनुपात 2 बराबर 70, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 35, तो B का भी आय इसी से निकल जाएगा। अनुपात 5 बराबर कितना हो जाएगा 175, इस मान को, यानी कि इसका जो आमदनी है 175 है। अब ध्यान से देखिएगा, आय में से व्यय को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा। यानी 70 में से 60 खर्च कर रहा है तो क्या बच रहा है 10 रुपया बच रहा है, और यह 175 में से 100 खर्च कर रहा है तो कितना बच रहा है 75 बच रहा है। और क्या बोला गया हमसे क्वेश्चन में कि A और B के बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो बचत का अनुपात क्या हो जाएगा 2:15, और जिस ऑप्शन में 2:15 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक में x का क्या मान जोड़ा गया है कि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। संख्याओं x + 1 और 3x + 1 के बीच मध्यानुपाती क्या है। यानी कि इसमें 2 प्रश्न छुपा हुआ है। एक तो पहले x का मान ज्ञात कीजिए, उसके बाद में वो आए हुए x के मान को रख के, और दो संख्या बन गया है उसका मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे 10 और प्लस में क्या लिखेंगे x बट्टा क्या हो जाएगा 16, प्लस में क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 22 प्लस में x हो जाएगा, और बट्टा हो जाएगा 32 प्लस में
एक्स, ऐसे बन जाएगा। जब यह ऐसे बन जाएगा तो इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अब ध्यान से देखिएगा क्या कैसे करेंगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कर देंगे 10 प्लस में एक्स और हो जाएगा कितना 32 प्लस एक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 22 प्लस में एक्स, उसके बाद में क्या हो जाएगा 16 प्लस में एक्स हम लोग के पास हो जाएगा। तो जब इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 320 और उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 और ये इसको एक ही साथ में गुना करके लिख दे रहे हैं। यह देखिए इसके साथ जब फिर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हुआ 10 और इसके साथ जब गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 32 और 10 42, कितना हो जाएगा 42 एक्स हो जाएगा, ऐसे लिख दिए। और प्लस में इसके साथ जब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यह कट जाएगा हालांकि। अब देखिए जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसको बना देते हैं 32 और इसको बना देते हैं 11। 32 जब इसको बना दिए तो यहाँ हो जाएगा 2, उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5 और 3 का 3 हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए यह हो जाएगा 22 में 22 एक्स और यह 16 एक्स, तो 22 और 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, यह हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38 एक्स हो जाएगा। और उसके बाद में यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिए और इसको भेजेंगे इस साइड और इसको भेज देंगे इस साइड। जब यह इस साइड आएगा तो घटेगा हमारे पास, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 4x और यह जाएगा इस साइड तो हम लोग कितना बच जाएगा 32 और यह इससे काट देंगे इसको तो 8 चौका 32, अर्थात x का मान हमको कितना प्राप्त हो गया 8। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में एक और बात बोला है कि अब इस x के मान को कहां रखना है, x प्लस 1 के साथ और फिर 3x प्लस 1 के साथ रखना है। तो जब रखेंगे इसका मान तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमको 9 और यहाँ जब रख देंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 का 24 और कितना हो जाएगा 25। अब इसका मध्य अनुपाती भी ज्ञात करना है, तो मध्य अनुपाती आप समझते हैं 9। मान लीजिए कि मध्य अनुपाती दोनों संख्या जो है वह क्या है y है, बीच वाला गायब है, मान लीजिए कि मध्य अनुपाती y है, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, उसके बाद यहां रख देंगे 25। तो आप जानते हैं कि बाहर का गुणनफल बराबर अंदर का गुणनफल, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 गुना 25 हो जाएगा। तो y का मान क्या हो जाएगा, देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो यहां हो जाएगा 3 और उसके बाद में हो जाएगा 5, अर्थात y बराबर क्या हो जाएगा 15, अर्थात जिस ऑप्शन में 15 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि ए, बी और सी एक कार्य को अकेले क्रमशः 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी काम प्रारंभ करते हैं। कौन शुरुआत करता है, बी और सी काम प्रारंभ करते हैं और वे 6 दिन काम करके उसे छोड़ देते हैं। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए ए को अकेले कितने दिन लगेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले लिखेंगे ए, बी और सी, ऊपर इसका टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 24 दिन, उसके बाद कितना बी 20 दिन और सी कितना दिया हुआ है 18 दिन। और उसके बाद पहले इफिशियंसी को हम लोग ज्ञात करेंगे, इन दोनों को यहां भेज देंगे, यहां आ जाएगा तो यह 18 हो जाएगा, उसके बाद में यह यहां पर चला जाएगा तो यह 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 दूना 36 आ गया, तो 24 में कितना से गुना कर दें कि यह भी 360 बन जाए, तो 15 से गुना कर देंगे, इफिशियंसी प्राप्त हो गया। तो बी और सी 6 दिन काम किया है, ध्यान से देखिएगा, तो यह कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 38 गुना 6 हो जाएगा और लिखना पड़ेगा हम लोग को प्लस। अब 15 जो क्षमता है ए का, इस क्षमता से पता नहीं यह कितना दिन तक काम करेगा कि टोटल काम जो है इन दोनों के गुणनफल के बराबर हमारा काम पूरा हो जाएगा, यानी कि 20 गुना 18 हो जाएगा। इस पार्ट को डायरेक्ट इस साइड हम लोग भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 15 गुना में x बराबर 20 गुना 18 माइनस 38 गुना में 6, ऐसे बन जाएगा। यह कैंसिल होने वाला है तो काट के छोटा कर दीजिए, 5 से यह कट रहा है, तो 5 से जब यह कट रहा है तो कितना 5 से बोल रहे हैं सॉरी 3 से कट रहा है तो कटेगा तो यहां पर हो जाएगा 5 और यहां पर हो जाएगा यह 6 और यहां पर हो जाएगा यहां 2 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अर्थात हमें कितना प्राप्त हो रहा है 5x बराबर 6 दूना 12 120 माइनस कितना हो जाएगा 8 दूना 16 के 6 और यह कितना हो जाएगा यानी 76 हो जाएगा, 3 दूना 6 व 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अर्थात हमारे पास हो जाएगा 5x बराबर, इसमें से 120 में से 76 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 44, कितना बचेगा 44, तो हो जाएगा यहाँ पर 44 और x बराबर कितना हो जाएगा 44 भाग 5 कर देंगे, अर्थात
8.4/5 दिन ए को लगेगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 8.4/5 दिन लिखा हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि निम्नलिखित समीकरण को हल करें, और ऑप्शन दिया हुआ है हमारे सामने और यही क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, यह नहीं कर रहा है, दो तरीका है, आप जल्दी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और नहीं तो यह क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि 113 गुना में 87 जो दिया हुआ है, यह कहना चाह रहा है कि आप हमको ऐसे सोल्व कीजिए। क्या लिख सकते हैं इस बात को? इसको हम लिख सकते हैं 100 और प्लस में कितना लिख सकते हैं 13, और इसको कितना लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग 100 और माइनस में 13, तो फिर से यह 87 बन जाएगा। तो देखिए यह कौन सा फॉर्मूला में चला गया, a + b इंटू a - b बराबर a² माइनस b² के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कितना आसान हो जाएगा, यह 100 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस में 13 का स्क्वायर कर देंगे। तो 100 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 पर 4 0 और यह कितना हो जाएगा 169। तो इसमें से घटा देंगे, 169 जब घटाइएगा तो यहां प्राप्त होगा 9831। कितना हो जाएगा 9831, और जिस ऑप्शन में 9831 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है यदि a + 1/a बराबर 5 है तो aq + 1/aq का मान होगा। यह क्वेश्चन बहुत आसान होता है, अभी इसके पीछे बताए हुए थे, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे आप बना सकते हैं। aq + aq का मान बराबर दिए गए वैल्यू का q और -3 × 5 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा 125, माइनस में हो जाएगा कितना 15, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा 110। जिस ऑप्शन में 110 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 cm और 12 cm है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज, क्या सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जब विकर्ण दिया हो तो होता है क्या 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। कुछ करना ही नहीं है, 1/2 गुने पहला विकर्ण 16 और दूसरा विकर्ण 12 दिया हुआ है। इससे इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 16 × 6 = 96। कितना हो जाएगा 16 × 6 = 96, और जिस ऑप्शन में 96 cm² दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि निम्न समीकरण को हल करें, और ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। लिखेंगे 4/3 गुना, पहले भाग की क्रिया करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/1 हो जाएगा, और गुना 2 हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। देखिए इससे यह कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 2, तो यह 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, और तो 16 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 15, और जिस ऑप्शन में 15 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा का 1/8 भाग पैदल, 2/5 भाग साइकिल द्वारा एवं 1/4 भाग बस द्वारा तय करता है तथा शेष दूरी वह कार द्वारा तय करता है। यदि कार द्वारा तय की गई दूरी 108 किलोमीटर हो तो उसके कुल यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि टोटल दूरी कितना है। मान लिए कि टोटल दूरी बराबर कितना है 1 है, और इसमें से बाकी जितना चला गया उस दूरी को घटाएंगे तो क्या करेंगे 1/8 घटाएंगे, प्लस करेंगे, फिर कितना करेंगे 2/5 को घटाएंगे, उसके बाद कितना है 1/4 को घटाएंगे, और बाकी जो बच गया वह शेष कार द्वारा दूरी को तय करता है। तो पहले आप इसको घटा लीजिए। जब 1 में से इसको घटाइएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, इस कैल्शियम जो हमें प्राप्त होगा 8 × 5 = 40 प्राप्त होगा। तो यहां रख देंगे 40, क्या लिख देंगे 40 माइनस, उसके बाद में एक ही बार में इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। यहां बट्टा में भी बन जाएगा 40। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 8 × 40 तो 5 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो घटा के देखिए कितना आता है। जब इसको हम लोग घटाएंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10, और यहां कितना हो जाएगा
8 पचे 40, 8 पचे 40, 8 पचे 40 और यह 10 चौका 40, ठीक है। सॉरी, यहाँ तो 8 दूना 16 ना होगा, 2 है ऊपर, गुना ना करना पड़ेगा, 8 दूना 16 ऐसे बन जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 10 20, 20 और 10 30 और 1 31 हो गया। यानी कि यह 40 में से 31 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 9/40। यानी कि 9/40 भाग दूरी को वह कार द्वारा तय किया है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर कार द्वारा तय की गई दूरी 108 किलोमीटर। अब देखिए इससे यह कटेगा, कितना बार में कट जाएगा, यह 12 बार में कट जाएगा, 12 9 108 और यह इधर चला जाएगा। यानी कुल दूरी बराबर 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 चौका 48 अर्थात 480 किलोमीटर। अर्थात जिस ऑप्शन में 480 किलोमीटर दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है कि 999.1/7 प्लस 999.2/7 प्लस 999.3/7 प्लस 999.4/7 प्लस 999.5/7 प्लस 999.6/7 का सरलतम रूप है। यानी कि उसका जोड़ घटाव करने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 999 है तो ऐसे लिख देंगे, 6 बार 999 और गुना इसको 6 से कर देंगे। उसके बाद करेंगे प्लस। अब देखिए हर जगह पे हर में समान वैल्यू है तो ऊपर वाला अंश डायरेक्ट जुड़ जाएगा। जोड़िए 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 कितना जाएगा 21 और डायरेक्ट इसमें इससे भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए 6 से इसमें गुना करेंगे तो इसको दो तरीका दिख रहा है कि इसको 1000 बना के 1 घटा के उसमें गुना कर दें, या डायरेक्ट जब गुना करेंगे तो यह मान लीजिए कि 1000 है तो 1000 में 6 से गुना करेंगे तो 6000, 6000 में से 6 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5994। कितना हो जाएगा 5994 और प्लस में क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे, अर्थात हमें प्राप्त हो जाएगा 5997 और जिस ऑप्शन में 5997 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि वर्गमूल निकालिए दिए गए वैल्यू का। ध्यान से देखिएगा इस वैल्यू का वर्गमूल कैसे हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे, देखिए 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक और नीचे भी 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव है ना, सबको छोड़ देंगे। सब जब आप सबको छोड़ दीजिएगा तो क्या बचेगा, यहां बचेगा 121 गुना 9 और बट्टा में क्या बचेगा 11 गुना 11 बन जाएगा। अब इसका वर्गमूल आप निकाल दीजिए, 121 का मतलब हो जाएगा 11 और 9 का मतलब 3 हो जाएगा और डबल 11 है तो इसका मतलब 11 निकल जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया 3। जिस ऑप्शन में 3 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है कि एक परीक्षा में किसी कक्षा में पास करने वाले छात्रों का औसत अंक 69 है तथा फेल करने वाले छात्रों का औसत अंक 61 है। यदि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों का औसत अंक 66 यानी कि 66 है तो पास करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, एक साइड में लिखेंगे पास और एक साइड में लिखेंगे फेल। तो देखिएगा लिखेंगे, इसका दो तरीका है लेकिन एलिगेशन मेथड जो होता है उससे हम लोग यहां पर बना रहे हैं। देखिए यहां हो जाएगा 69 पास करने वाला में, फेल करने वाला में कितना है 61 और ओवरऑल कितना है सभी का, सभी छात्रों का औसत जो है कितना है 66 है, ऐसे लिख देंगे और इसको ऐसे लिख दिया जाता है। इसको घटाएंगे तो इसके सामने लिखेंगे और इसमें से एक बार बड़ा होता है तो यह मान एक बार छोटा होता है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो इसके सामने रख देंगे। तो यह हो गया पास करने वाला की संख्या, यह हो गया फेल करने वाले की संख्या। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है पास करने वालों का प्रतिशत, तो ऐसे लिखेंगे पास करने वाले छात्रों का प्रतिशत बराबर, देखिए तो पास करने वाला कितना है 5 और बटा 8 गुना हो जाएगा 100%, यानी टोटल में 8 मतलब टोटल, सबको जोड़ दिए तो टोटल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा यह कितना बन गया 500 और भाग देना है हमको कितना से 8 से, तो 8 से जब इसमें हम भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 8 छक 48, तो बच गया कितना 8 दूना 16 और उसके बाद में क्या हो जाएगा 8 पचे 40, यानी कि
62.5%, यानी जिस ऑप्शन में 62.5% दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है कि 21 आंकड़ों का औसत 36 है, जिसमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत 15 है, शेष 9 आंकड़ों का औसत है, यानी कि शेष 9 आंकड़ों का औसत हम लोग को ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 12 आंकड़े का औसत 15 है तो योग निकल गया, प्लस 9 आंकड़ों का औसत हमें पता नहीं, बराबर कितना हो जाएगा 21 गुना में 36, यानी कि योग बराबर योग हो गया। अब इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 9 गुना x बराबर 21 गुना 36 माइनस 12 गुना 15 बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 21 गुना 36 माइनस 12 गुना 15 और भाग दे देंगे कितना से, 9 से। तो देखिए भाग दे दीजिए, 9 से भाग देंगे तो 9 चौका 36, और यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए इसमें से भी 3 निकाल लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ भी 3 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 5 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 84 और माइनस कितना हो जाएगा 20, अर्थात x बराबर यानी कि 9 आंकड़ों का जो हमें औसत है वो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 64 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि 2.5, 1.5 व 1.5 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, लिखेंगे 2.5 अनुपात 1.5, फिर लिखेंगे समानुपात, क्या लिखेंगे, समानुपात 1.5 और फिर लिखेंगे अनुपात पता नहीं, XYZ जो इच्छा हो मान सकते हैं। आप जानते हैं कि बाहर की राशि का गुणनफल बराबर अंदर की राशि का गुणनफल होता है, तो लिख देंगे 2.5 गुना में y बराबर कितना हो जाएगा 1.5 गुना 1.5 हो जाएगा। तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 1.5 गुना 1.5 और भाग देंगे कितना 2.5 से। ध्यान से देखेंगे 1 दशमलव से 1 दशमलव तो कैंसिल हो गया, तो यह बन जाएगा हमारे पास 3 और यह बन जाएगा हमारे पास कितना 5 से कटा तो यह बन जाएगा 5। उसके बाद इस 5 से इसको काटेंगे तो यह क्या बन जाएगा 0.3 बन जाएगा, अर्थात y का मान जो होगा कितना होगा 3×9 0.9 हो जाएगा, और जिस ऑप्शन में 0.9 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले 12, 15 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 2, 3, 3, 5 और उसके बाद में क्या हो जाएगा 2, सब कुछ इसमें आके शामिल हो गया, अर्थात इसका एलसीएम जो निकालें तो कितना जाएगा 180। अब क्या करेंगे, 5 अंकों की बोला है, 5 अंकों की छोटी से छोटी, तो पहले 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो होती है वह कितना होता है 1 पर 4 जीरो होता है। अब इसको हमको कितना से भाग देना होगा 180 से भाग देना होगा, तो कितना चला जाएगा 18 5 90 यानी कि 900 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0 0 या 10 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, फिर उस पर आ जाएगा 1। 18 5 90 कम हो रहा है, लास्ट जब होगा तो ज्यादा लेके जाएंगे, 18 छक 108 यानी कि कितना हो जाएगा। अब देखिए यहां जब घटाया जाता तो माइनस में 80 आ रहा है, अगर यही माइनस में जो 80 आ रहा है इसमें अगर जोड़ दिया गया होता तो यह संख्या तो माइनस में नहीं आता। इसका मतलब वह छोटी से छोटी जो हमारी संख्या हो जाएगी वह कितना हो जाएगी, इसमें जोड़ेंगे 80, कितना जोड़ेंगे 80 जोड़ देंगे तो वह छोटी से छोटी जो हमारी संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी 10,080, और जिस ऑप्शन में 10,080 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का गुणनफल 9,408 है, दोनों
दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। ध्यान से देखिएगा, मान लिए कि बड़ी जो हमारी सम संख्या x है, तो उसमें से क्या करेंगे, x - 2 कर देंगे, तो यह क्रमिक हो गया, और इन्हीं दोनों का गुणनफल जो है यह 9408 है। अगर इसको आप गुना करिएगा तो यह द्विघात समीकरण का रूप ले लेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करते हैं, बाई ऑप्शन बनाते हैं। क्या करते हैं, बाई ऑप्शन, ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए, और ऑप्शन से भी तेजी में लाते हैं। तो बड़ा संख्या तो मान लीजिए हमारी 96 है, तो कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। अब इसका गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, तो इकाई के स्थान पर आ गया 4, तो यह तो हमारा होगा ही नहीं। इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी को जांच करेंगे, कितना हो जाएगा, 98 गुना में कितना हो जाएगा, 96। अब इसका मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 48 का कितना हो जाएगा, 8। इकाई अंक मिल रहा है, तो आगे चेक करेंगे, तो हासिल हो जाएगा हमारे पास कितना, 4। उसके बाद देखिएगा, 9 8 72 और 9 छक 54, 9 8 72 और उसके बाद में 9 छक 54, और इस सबको जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा, कितना जाएगा, 12 और कितना जाएगा, 13, यानी 130। तो कितना जाएगा, 0, और हासिल हमारे पास बच गया 13। उसके बाद क्या करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 9 81, और 81 और 13 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 94, यानी कि 9408 यहीं पे पूरा कर गया। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे जो बड़ी पूछा गया है संख्या वह 98 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि निम्न पाई चार्ट में दर्शाए अनुसार गुप्ता परिवार अपनी मासिक आय को विभिन्न मतों पर खर्च करता है। खाद्य आदि पर व्यय को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना है। अब ध्यान से इस बात को हम लोग समझते हैं। इसके बारे में पूछा गया कि खाद्य आदि पर व्यय करने वाले, निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना होगा। तो सबको जब इस मान को जोड़ेंगे ना, यह आएगा 100%। तो क्या हो जाएगा, 100%। 100% बराबर होता है यह पूरे का, यह पाई चार्ट है, तो 360 डिग्री का कोण होता है। कितना होता है, केंद्रीय कोण इसका 360 डिग्री हो जाएगा। तो हमको 20% चाहिए, 20% बराबर व्हाट। देखिए इधर से भी 5 से भागा दिए हैं, तो इधर भी इसमें हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। तो 5 से भाग देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 और 5 दूना 10, अर्थात कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। और जिस ऑप्शन में 72 डिग्री है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चलते हुए कोई कार किसी निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस समान दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। गौर कीजिएगा, अधिक समय लगेगा। देखिए इसमें होता क्या है, दूरी इक्वल टू दूरी, यानी डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस होता है। क्या करेंगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 3 घंटा अगर वह चलता है तो कितना दूरी तय कर लेगा। उसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हुए पता नहीं कितना हमको समय लगेगा। क्या करेंगे, इसको 1 से कैंसिल कर देंगे, अर्थात x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 15/4, यानी कि 15/4 घंटा समय लगेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको जब तोड़िएगा तो क्या बनेगा, 3/4 घंटा। तो आप बताइए कि 3 घंटा से कितना ज्यादा समय लग रहा है। तो ज्यादा समय लग रहा है 3/4 घंटा। कितना ज्यादा लग रहा है, ज्यादा या अधिक कह सकते हैं, अधिक समय, ज्यादा समय लग रहा है 3/4 घंटा। और ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे तो यह मिनट में कन्वर्ट कर गया। इससे इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 × 60, यानी कि 45 मिनट ज्यादा समय उसको लगेगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 45 मिनट दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है कि 85% साक्षरता दर वाले किसी शहर की जनसंख्या 2500 है। यदि पुरुष जनसंख्या 55% है और उनमें से 92 यानी कि 92% साक्षर है, तो शहर में महिलाओं की साक्षरता दर ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 85% साक्षरता दर है, तो क्या करेंगे कि 2500 का 85% हम लोग ज्ञात करेंगे। इसका
85% हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 85% ज्ञात करेंगे तो इससे डबल कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारे पास क्या, ये 25 और ये देखिए जो सम है तो यहां पर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। और उसके बाद में क्या करेंगे 8 दूना 16, 16 और 5 कितना होता है 21, इसका गुणनफल निकल गया। यानी कि टोटल साक्षर जो लोग हैं वो कितना लोग हैं, कुल 2125 को लोग साक्षर हैं। अब हम बात करते हैं कुल पुरुष की संख्या, कुल पुरुष की संख्या। तो टोटल पुरुष कितना हो जाएगा, हम लोग निकाल लेंगे 2500 और 2500 या कुल पुरुष साक्षर की संख्या, कुल साक्षर पुरुष, कुल साक्षर पुरुष, कुल साक्षर पुरुष। तो कुल साक्षर पुरुष कितना हो जाएगा, देखिएगा इसका निकाल लेंगे 55% और उसके बाद में टोटल का 92%। और क्या बोला है कि 55% है और उनमें से 92% साक्षर है। तो ध्यान से देखिएगा 00 से 00 एक जगह कहीं पर भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इस 25 से यह कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। और इस 4 से यह कितना बार में कट जाएगा, 2 और 3, 23 बार में कट जाएगा। इधर इसका गुना कर लेंगे हम लोग 55 या इसे भी गुना कर सकते थे, तो यह कितना हो जाता है 5 सिर्फ इसमें से ले लेंगे तो यह बन जाएगा 5 3 15 और 5 दूना 10 और एक कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा। अब उसके बाद भी इसमें से 11 से हमको गुना करना है, तो 11 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा 5, उसके बाद 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, उसके बाद कितना हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और उसके बाद बन जाएगा a। यानी कि कितना हो जाएगा 1265 जो लोग हैं वह साक्षर हैं टोटल। और टोटल साक्षर में से महिला साक्षर, महिला साक्षर की संख्या बराबर 2125 माइनस 1265। तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 में से 5 जाएगा तो 0, यह बन गया 12, 12 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 6, यह बन गया हमारे पास 0, 0 में से यानी कि यह बन जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो यह हो जाएगा 8 और यह बन गया 1 और 1 कैंसिल हो गया। 860 जो है वह क्या है, साक्षर महिला है। अब ध्यान दीजिएगा, अब फिर अभी टोटल महिला की संख्या निकालना होगा। तो टोटल महिला की संख्या बराबर हमें कितना हो जाएगा, महिला की संख्या बराबर, यानी कि इसी 2500 में 55% अगर पुरुष हैं तो क्या है 45% महिला है। 45% महिला है तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास 25 गुना 45, गुना करने का हम जो आपको टेक्निक बताया है उसी से गुना कर रहे हैं। 25 का 25 हो जाएगा और 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 1125 टोटल महिला क्या है उसमें। तो साक्षर महिला क्या पूछा गया है, महिलाओं की साक्षरता दर ज्ञात करते हैं। महिला की साक्षरता बराबर यहीं पे कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं महिला की साक्षरता, लिख देते हैं महिला की साक्षरता दर बराबर क्या कितनी है 1125 में कितनी पढ़ी लिखी है ये 860, तो 860 और कितनी है 1125 और गुना कर देंगे इसको कितना 100%। जब इसका आप टोटल कैलकुलेशन कीजिएगा यह कट जाएगा आपसे, तो देखिए यह कटेगा तो कितना हो जाएगा 25 से 4 और यह 45 बार में कट जाएगा। टोटल काट कूट जब इसका कीजिएगा तो यह बन जाएगा 76.4/9%। आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जिस ऑप्शन में 76.4/9 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कहता है कि 0.04 भाग 0.002 प्लस 0.5 गुना 0.002 भाग 0.0004 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले भाग की क्रिया करेंगे 0. चाहे ऐसे भी इसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए ऐसे होता है कि 2 अंक इसमें है तो 2 अंक इसको खसका देंगे तो यह कितना बन जाएगा 4 और बट्टा में बन जाएगा 0.2 ऐसे। अब प्लस यहां पर इसको छोड़ देंगे पहले क्योंकि आगे अभिन्न भाग की क्रिया है, और गुना इसे कर देंगे। यहां देखिए 3 अंक यहां से खसकाएंगे और 3 अंक यहां से खसकाएंगे तो यह बन जाएगा हमारे पास कितना 2 और भाग 0.4 ऐसे बन जाएगा। तो ध्यान से एक चीज अगर इसमें हम देखें तो देखिए यहां पर भी यह जाएगा
बट्टा में ऐसे हटेगा तो बन जाएगा नीचे में 10 और यहाँ से ये जाएगा तो ऊपर में बन जाएगा 10। इससे यह कैंसिल हो गया, यानी दोनों में था तो वो कैंसिल हो गया। अब इससे यह कटेगा, इससे यह कटेगा तो कितना हो जाएगा 2, और इससे जब इसको काटिएगा आप तो यह बन जाएगा कितना, 5 था तो 2.5 बन गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये हटेगा यहाँ से तो ऊपर चला जाएगा, एक 10 बन जाएगा। उसके बाद इससे यह जब काटेंगे तो यह बन जाएगा 2, अर्थात कितना हो जाएगा 20 प्लस में 2.5 अर्थात क्या हो जाएगा 22.5 हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है कि यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 14 है तो के का मान ज्ञात करें। के का मान ज्ञात करें, ध्यान से देखिएगा, इसमें से मान ज्ञात करना है। तो बहुलक 14 है, बहुलक वह होता है जो सबसे अधिक बार आता है। सबसे अधिक बार आता है तो ध्यान से देखिएगा, सबसे अधिक बार हमको 14 नहीं, मतलब ज्यादा बार नहीं है। इसका मतलब यहां पर भी जो होगा वह 14 ही होगा, यहां पर भी होगा 14 होगा, यहां पर भी होगा जो 14 ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे के -1 बराबर 14, यानी कि इसका मान भी 14 ही हमको आया है बार बार, अर्थात के बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात 14 है कितना जाएगा 15, और जिस ऑप्शन में 15 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है कि किसी बल्ले को 954 रुपया में बेचकर किसी आदमी को 6% का लाभ होता है। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस बल्ले का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, 6% का उसको लाभ हुआ है, इसका मतलब हुआ 106% बराबर प्राप्त किया है, कितना 954 रुपया प्राप्त किया है। यानी ध्यान से देखिएगा, 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1% बराबर 9 6 54, 9 बार में यह कट रहा है, 9 रुपया हो रहा है। इसको 8% यानी कि 8% का लाभ प्राप्त करना है तो क्या हो जाएगा, 108% हमको ज्ञात करना पड़ेगा। 108% निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 108 गुना 9 कर देंगे और यह 108% का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। 9 8 72 और आगे कितना हो जाएगा, 9 का 9, यानी कि 972 रुपया में वह बेचेगा तो उसको 8% का लाभ प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है कि किसी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:7 है। यदि इसका आयतन 4851 cm³ है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। पहले दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr(h) होता है। और उसके बाद एक और हम लोग बात कर ले कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह कितना हो जाता है 2πr(h) और प्लस देखिए 2πr², ठीक है 2πr² हो जाता है। तो इससे क्या होता है, दोनों में से जब हम 2πr कॉमन ले लीजिएगा, 2πr कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बच जाएगा h + r, और यही फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए इसका हमको इसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2πrh बट्टा 2πr × h + r बराबर 4/7। अब देखिए इतना तो यह कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा कितना 7h बराबर 4h प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ 4r बन जाएगा। इसको इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा 3h बराबर 4r, तो h बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 4r/3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद यदि इसका आयतन हमको दिया हुआ है, अब कहीं भी ऊंचाई का इसमें चर्चा नहीं किया गया है और त्रिज्या हमसे पूछा जा रहा है, तो ऊंचाई के जगह पर इसी मान को क्या करेंगे हम लोग रख देंगे। अब रखेंगे, अब देखिए ध्यान से यहां पर इसको बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है πr² होता है, πr² होता है, और इसका मान हमको दिया हुआ है कितना 4851 दिया हुआ है। और पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 रखेंगे,
आर का स्क्वायर, आर तो हमको निकालना है, और एच का भी मान यहां से उठा के रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 4/3 गुना आर हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 4851। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर यह किसी से नहीं कट रहा है। अब यहां पर इससे काटेंगे, इससे यह 11 से कटेगा, 11 से कटेगा, तो इधर अगर चाहे हम लोग तो ऐसे भी बना सकते हैं इसको, आर क्यू बराबर 4, चाहे यहीं पे काट देते हैं पहले, देखिए तो जब काटेंगे इसको तो यहां पर क्या बन जाएगा 2, और 11 से यह कट रहा है, तो 11 चौका 44, फिर 11 चौका 44, और 11 एकम 11, तो जो यह 441 है, लिख देते हैं 441 गुना 7 तीर का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। उसके बाद नीचा क्या बन जाएगा हमारे पास 4 दूना 8, 2 गुना 2 गुना 2 बन गया। 4 का क्यूब बराबर, ध्यान से देखिए यह 21 का स्क्वायर है, अर्थात 2 बार है, तो अब ये मिला के 3 बार हो जाएगा, तो यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा 21, और यहां पर क्या हो जाएगा बट्टा में 2, अर्थात आर बराबर 10.5 cm इसका आंसर आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, जो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो विनोद की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लिखेंगे यहां पर विनीत और यहां लिख देंगे हम लोग क्या विनोद। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है। मान लिए कि x वर्ष का कौन है विनोद है, तो विनीत कितने सालों का है x - 8 साल का है। अब फिर से क्वेश्चन में कहा कि 4 वर्ष पहले, तो इसमें से भी 4 कम करेंगे और इसमें से भी 4 कम करेंगे, उसके बाद उन लोगों का आयु का अनुपात जो है 1:2 था, यानी कि विनीत ऊपर रहेगा, तो हो जाएगा x, ऐसे लिखेंगे x - 8 - 4 बट्टा x - 4 बराबर 1/2। अब इसको सोल्व कीजिए, जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 2x, और यह कितना हो जाएगा 12 दूना 24 बराबर कितना हो जाएगा x माइनस में 4। ये आएगा इस साइड तो हो जाएगा x, और यह चला जाएगा इस साइड, तो 4 घट जाएगा, तो इसमें से क्या आ जाएगा 20। और इसी चीज को हम क्या किए थे, माने हुए थे कि विनोद की वर्तमान आयु जो है कितना साल था माने थे हम लोग, x वर्ष माने हुए थे, तो विनोद की आयु कितना वर्ष है 20 वर्ष है, विनोद की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो जाएगा, अर्थात जिस ऑप्शन में 20 वर्ष दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।